मंजिलें क्या, रास्ता क्या, हौसला हो तो फासले क्या। जी हाँ, देश के सबसे कठिन एग्जामिनेशन को पास करने वाली हमारी देश की बेटी शोभिका जो हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे चैनल सक्रिय भारत पर जो इनकी इंस्पिरेशनल हमारे पास जर्नी है वो हमसे शेयर करने के लिए जुड़ी हैं। फर्स्टली बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जैसे लोग आगे बढ़ते हैं और आप एक रैंकर के तरीके से आई हैं सामने, तो आप इस जर्नी में कैसे देखती हैं कि प्रिपरेशन तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन वो पास भी नहीं हो पाते, रैंकर तो बहुत दूर की बात है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? जी, डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बच्चा दे रहा होता है, लेकिन उसके साथ-साथ उसके पेरेंट्स का सपोर्ट, उनके भाई-बहनों का, उनके दोस्तों का, उनके टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो बहुत बधाई, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट लूज़ फेथ इन योरसेल्फ। इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का डिटर्मिनेशन भी अगर कोई रखता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज़ अपने आप को कन्फाइंड रखना स्टडीज़ से, डिस्ट्रैक्ट ना होना, फ़ोकस्ड रहना, इतने सालों का धैर्य रखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विन है, जो कि उस एस्पिरेंट को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसके पास एक इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जो जो और उस एस्पिरेंट से ज़्यादा चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो। जैसे मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा चाहते थे कि मैं क्लियर करूँ। तो हमेशा बी ग्रेटफुल, और अगर आपका इसमें नहीं भी होता है, तो लाइफ़ के अपने प्लान्स होते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में स्ट्रांगली फ़ील करते हैं, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे। भले ही आपका मीन्स, आपका रास्ता कोई और होगा, वेदर एज़ एन एजुकेटर, एज़ अ टीचर, या फिर का कोई और प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम करेंगे, बट आप अपने एक्चुअल डेस्टिनी तक पहुँच ही जाओगे। बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बीइंग अ गर्ल कभी-कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी के बहुत प्रेशर आते हैं, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने कभी, आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट, कभी ऐसे गर्ल वाले इश्यूज़ या मैरिज वगैरह वाले इश्यूज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया ही नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रीट किया है कि तुम बस पढ़ाई करते रहो, जब तक तुम में वो करेज है, तुम में वो ड्राइव है कि तुम कर सकती हो, तब तक वी आर स्टैंडिंग बैक, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। एंड आज तक भी उन्होंने कभी इस चीज़ को लेकर के कुछ ऐसा भेदभाव लड़की वाला कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स को तो पता भी नहीं था कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ओह! सो आफ्टर द रिजल्ट्स उनको पता चला है। तो ये वाले इश्यूज़ आई एग्री काफ़ी लेडीज़ को फेस करने पड़ते हैं। बट उस समय आप ये समझिए कि आप कुछ सालों की मेहनत को आगे जाकर के एक बहुत बड़े वे में कंट्रीब्यूट कर पाएँगे सोसाइटी के। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू इयर्स ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। उसके बाद तो पूरी लाइफ है टू एन्जॉय, टू डील विद दीज़ इश्यूज़ एंड टू स्टे कॉन्फिडेंट। बस कुछ सालों तक आप फ़ोकस्ड रहिए, आप अपने डॉटर्स को सपोर्ट करिए, एंड देन दे विल डू वेल और वो आपको प्राउड करेंगे। अच्छा शोभिका मैं आपसे ये पूछूँगी कि जैसे आपकी जो जर्नी है, वो इंस्पिरेशनल तो है ही। साथ ही जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे सुन रहे हैं कि हाँ, चलो जो भी आप लोग के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो वो देखते हैं बच्चे कि अच्छा ठीक है, ये बताया, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो आप जैसे जो उनको स्टडी में थोड़ा-सा बताना चाहो कि क्या पढ़ना सही रहेगा? क्योंकि कोर्स बहुत लेंथी है, तो बच्चे सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें? तो एक छोटा-सा उनको फटाफट से अगर आप बता दो। जी, डेफ़िनिटली इतना सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वेदर इट इज़ यूट्यूब, टेलीग्राम, यहाँ की लाइब्रेरीज़, स्टेशनरीज़, शॉप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो बहुत आसान है कि कोई भी कन्फ्यूज़ हो जाए कि क्या पढ़ें। इसलिए आपको हमेशा अपनी बेसिक बुक्स पे स्टिक करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटीज़ जो स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक क्रेडिबल सोर्स है, जो कि सरकार द्वारा वेरिफाइड भी है। तो उस चीज़ को पढ़ें, आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखें, और उसके बाद डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें। कोई भी एक सोर्स से, क्रेडिबल सोर्स, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करिए और केवल एक सोर्स में अपना फेथ पुट इन करिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मटेरियल के पीछे भागते रहेंगे, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। आपको यही लगेगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। एक किसी सोर्स में अपना पूरा फेथ डालिए और फिर उन्हीं को फ़ॉलो करिए और बार-बार एक ही सोर्स को रिवाइज़ करिए। उससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगी, आपका रिविज़न भी होता रहेगा और आपको
जैसे-जैसे आप टेस्ट देंगे, उन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आते रहेंगे, तो आपको ये भी लगेगा कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हो, वो आप रिटेन कर पा रहे हो, वो रिकॉल कर पा रहे हो। तो ज़्यादा मटेरियल के पीछे ना भागें, जो क्रेडिबल सोर्स है प्लस एक और करंट अफेयर्स का कोई सोर्स आप ले लीजिए, वही करिए। और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए उनको? एक्चुअली ये कोई घंटों का सेट तो आंसर नहीं हो सकता, सारे लोग यही बोलते हैं, बट अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो प्लीज़ स्टडीज़ को भी अपने जॉब की तरह ट्रीट करिए। जस्ट इमेजिन, आप ऐसा सोच लीजिए कि आप ऑफ़िस ही जा रहे हो, एज़ अ स्टूडेंट आप ऑफ़िस जा रहे हो एंड यू गेट पेड, नॉट कैश, आपको पैसे नहीं मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, बट आपको लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इन अ बैंक टू स्टडी। तो आप उसको वैसे ट्रीट करिए, एंड अगर आप उतनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आवर्स आपको मैटर करेंगे ही नहीं, बस आप डेली टारगेट्स रखिए कि इस दिन मैं ये करूँगी, और अगर वो टारगेट्स आप 80% भी अचीव कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, जैसे आपने न्यूज़पेपर की बात करी, तो कौन-सा न्यूज़पेपर उनको पिक करना सही रहेगा? क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यस, हुँ। न्यूज़पेपर्स इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें पता रहे डे टू डे क्या चल रहा है, इश्यूज़ क्या क्रिटिकल हैं। उसमें देयर आर 2 न्यूज़पेपर्स जो जनरली हर कोई पढ़ता है, आपको दोनों नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जिसकी भी लैंग्वेज आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से आप कोई भी एक पेपर ले लीजिए, एंड पेपर से नोट्स बनाने से बेटर है कि आप पेपर हर रोज़ पढ़ें, सो दैट आपका रीडिंग पावर भी बढ़ता रहे, आप जिस स्पीड से चीज़ें पढ़ रहे हो, जिस स्पीड से आप चीज़ें समझ रहे हो, जो ओपिनियन आपका बन रहा है, उस चीज़ के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, नोट्स बनाने के लिए ना पढ़ें, क्योंकि नोट्स तो फिर आपको जो डिफरेंट सोर्सेज़ की कंपाइलेशन आएँगी, वो ही पढ़ना होगा। बट न्यूज़पेपर आप एवरीडे अवेयरनेस के लिए पढ़ें। तो आपने एनसीईआरटी की भी बात की, तो जैसे बच्चों को होता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, बट बहुत लेंथी है, तो उसमें क्या थोड़ा-सा कट ऑफ कर सकते हैं हम? एनसीईआरटीज़ में अगर आप 6th टू 12th नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, देन 11th 12th की बेसिकली पढ़ लीजिए, क्योंकि 6th टू 10th ऑनवर्ड्स आई फील, सिंस स्मॉलर क्लासेस हैं, तो उसमें इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट होता है, एंड ओवर द इयर्स उसमें इंटरेस्ट डेवलप करवाने के लिए वो प्रोग्रेसिवली टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। लेकिन फॉर प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप 11th और 12th की अगर अच्छे से पढ़ लेंगे विद मल्टीपल रिविजन्स, दैट इज़ इनफ। तो ये आपने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया। अब हम बैक टू द टॉपिक, क्योंकि ये तो बच्चों के लिए था, और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब आप अपनी पिछली लाइफ़ को, प्रिपरेशन वाली लाइफ़ को और इस वाली लाइफ़ को कैसे देखते हो? क्या मोटिवेशन था और अब क्या मोटिवेशन है? अम, पिछली लाइफ तो मतलब मैं खुश और खुशकिस्मत दोनों अपने आप को मानती हूँ। तो वैसा कोई डिफ़रेंस तो नहीं आया है, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी सर्विस में ही थी। मैं इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में हूँ। तो एज़ सच इतना कुछ डिफ़रेंस नहीं आया है। बट मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा से यही था कि जब पढ़ाई करनी शुरू की थी तो यही सोचती थी हमेशा कि एक दिन आईएएस ऑफ़िसर ही बनूँगी। तो आई डोंट बिलीव इन गिविंग अप इतना ईज़िली, तो मैंने अटेम्प्ट्स भी बचे थे, मैंने सोचा, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, सब कह रहे थे कि इफ यू हैव अटेम्प्ट्स एक बार दे दो। तो मैंने फुल एंड फाइनल एक अटेम्प्ट दिया, दैट वाज़ द मोटिवेशन कि अगर सब कुछ सही रहा तो एक दिन नाम होगा लिस्ट में। और आगे देश के लिए क्या देखते हो अब आप? क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। नो पर्टिकुलर एरिया ऑफ फोकस ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट कॉलेज के बाद मैं आईटीसी लिमिटेड करके कॉर्पोरेट हैं जिनके साथ मैं काम करी थी, और उसमें मैंने फार्मर्स के साथ बहुत एक्टिवली काम किया था एज एन इंजीनियर। तो अगर कभी मुझे फार्मर्स के लिए, बिकॉज़ वो एक एरिया में बहुत स्पेशल होल्ड करती हूँ, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्ट करती है, तो अगर कभी काम करने को मिला, आई विल बी वेरी मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड। ओके, और अब हमारे दर्शकों के लिए लास्ट आपकी तरफ से क्या रहेगा? मैं बस ये वाली हूँ सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ फेथ मत लूज़ करिए। आप कॉन्फिडेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, एंड आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, सपोर्ट और आपके टीचर्स के कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करिए। आप उनके कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड अगर आप सच में ऑनेस्ट हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, देन यू विल सक्सीड।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ और मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वेरी नाइस टू मीट यू एंड यू हैव अ क्यूट स्माइल सो प्लीज़ कीप थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।